हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि हम मेनोपॉज डिस्कस करें, लेकिन मेनोपॉज को समझने के लिए पेरी मेनोपॉज से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज महिलाओं के जिंदगी की वो अवस्था है जहाँ जो उनको मंथली पीरियड्स आते थे, माहवारी आती थी, वो बंद हो जाती है नेचुरली और लगातार 12 महीने नहीं आती है। साधारण तौर पर 45 टू 55 की एज में ये होता है, हर महिला को होता है। मतलब 12 या 14 साल की उम्र में जो आपको पीरियड शुरू हुए, उसके बाद एक लंबा सफ़र आपने उसके साथ तय किया और सीधे आप 40 से लेके 50 के बीच में थैंक यू वेरी मच हो जाता है, ख़त्म। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता कि ये जो ख़त्म होता है वो ऐसे ठक से ख़त्म नहीं होता। ज़्यादातर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक 5-6 साल का सफ़र तय करना पड़ता है, जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जो औरतें इससे गुजरती हैं उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल और नया होता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, और हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो पेरीमेनोपॉज कब शुरू होता है? सबसे पहले आमतौर पे 40s में औरतों को पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है। पेरी का मतलब समझना ज़रूरी है। पेरी मतलब आसपास। मेनोपॉज पहुंचने के पहले जो सारे साल गुजरते हैं उसमें आपके जो दो हार्मोन्स हैं जो आपको इतनी फेमिनिटी देते हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वो ऐसे झट से कम नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होते होते धीरे धीरे कम होता जाता है और एक दिन आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो पेरीमेनोपॉज में ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इनका ऊपर नीचे होने की वजह से आपके शरीर में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके मेमोरी में और ओवरऑल वेलबींग में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाँ, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ जो समझना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले साइंस क्या होते हैं पेरीमेनोपॉज के शुरुआती? मेरे पास जो महिलाएं आती हैं वो पहली कंप्लेंट लेके आती है जब वो 40-42 44 इस एज ग्रुप में होती है कि एनर्जी नहीं है, थकान रहती है, काम करना है पर उत्साह उतना नहीं है। ये 2-3 चीज़ें प्राइमरी होती हैं और जब आप उनको सवाल पूछेंगे तो पता चलता है कि पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो गए हैं। हर महिला को हर महीने 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं जो 3 से 5 दिन रहते हैं, जहाँ पे वजाइना के थ्रू एक ब्लड फ्लो होता है जो नेचुरल है। अब ये जो 28 से 30 दिन का साइकिल है, कभी वो 21 दिन का होता है, कभी 45 दिन का हो जाता है, तो पीरियड इरेगुलरिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम उनमें मतलब होती ये है। अपने आप में एक चिढ़ का विषय हो सकता है किसी भी औरत के लिए कि मतलब पता नहीं कब नॉक नॉक ये कहाँ से शुरू हो गए। हाँ। उससे कितनी इरिटेशन होती होगी। वैसे ही जो पीरियड्स के 5 दिन होते हैं उसके कुछ दिन पहले और बाद में आपके बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, ये तो मतलब किस रेगुलरिटी से होते होंगे। तो इतना फ्लक्चुएशन शरीर और वो औरत भी हैंडल नहीं कर पाती। उसके लिए भी ये तकलीफ की बात है कि चीज़ें जो समय पे आनी थी वो नहीं आ रही हैं, तो उनका स्ट्रेस हार्मोन इसमें बढ़ने लगता है। तो थोड़ी सी इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, चिढ़ना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना। अब औरतों के साथ एक और चीज़ होती है कि वो काम करने जाती हैं कुछ और वहाँ जाके सोचती हैं किस लिए आई थी। ये जो ब्रेन फॉग है, मेमोरी इश्यूज हैं कि 2 सेकंड बाद भूल जाते हैं कि चीज़ कहाँ रखी थी या मैं इस रूम में किस लिए आई थी। ये जो ब्रेन फॉग हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 के पास पहुंच गई तो आप काम करने लायक नहीं हैं। आप बिल्कुल काम कर सकती हैं, लेकिन वो एक मोमेंट्री होता है कि आपको ये बात मालूम पड़ती है कि मैं जिस स्पीड से कर रही थी वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए आपको लगता है मैं क्यों आई थी यहाँ पे। तो आप परेशान ज़्यादा होती, तो कोई और ये ना समझे कि आप काम नहीं कर सकती। मेनोपॉज डज नॉट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप काम बाकायदा कर सकती हैं। ये डिस्कशन इसलिए हो रही है ताकि हम ये रियलाइज़ करें कि ये क्यों हो रहा है और इसको हम एड्रेस कर सकें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते। जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर हम पहुँचते हैं। हाँ, फिर तो ब्रेन फॉग तो है ही, स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है। अब बहुत प्राइमरी सिम्टम इस दौरान शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं हम हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। बट ये तो बाद में होता है थोड़ा सा, या उसी वक्त शुरू हो जाता है? शुरू हो जाता है। अच्छा। पहले आप रियलाइज नहीं करते, अचानक खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए गर्मी लगती, पसीना आता है, रात को आप नींद से उठते हैं पसीना आते हुए। सो ये मे बी कुछ लोगों को महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, और कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंसी
आपकी आपकी पर्सनालिटी के अनुसार हो सकती है, बट ये होना शुरू हो जाता है। कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद में एक जनरल आप नहीं कहते कि ये सिम्टम्स हैं, जहाँ की वो 3 प्रवृत्तियां हैं, वात पित्त और कफ वाली, इन सब के साथ मेनोपॉज थोड़ा अलग अलग भी होता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बारीकी से। पहले लेकिन एक पूरा जो क्या है ये मामला वो समझ लेते हैं। हाँ, अब हो गया कि आपकी मेमोरी, हॉट फ्लैशेस, स्वेट्स, अब धीरे धीरे इसी दौरान वेट गेन शुरू हो जाता है, बड़ा ग्रेजुअली, बट एक बेली के आसपास आप वेट गेन करना शुरू करते हैं। मतलब हवा भी खाओ तो वजन बढ़ता है, ऐसी अवस्था औरतों में आना शुरू हो जाती है। एंड दैट इज, उसमें भी औरतें पैनिक मचाने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, विच इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन डिक्लाइन। जैसे जैसे ये हार्मोन कम होता जाता है, शरीर उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वेट बढ़ा लेता है। अब ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। उसके अलावा एक बड़ा जो एम्बैरेसिंग लोगों को लगता है पर एक नेचुरल फिनोमेना है, वो है ब्लोटिंग और गैसेस। हाँ, ये बहुत होता है और शर्मिंदगी औरतों में बहुत होती है कि ये क्यों हो रहा है। एंड ये ब्लोटिंग या गैस पास करना आवाज़ के साथ होता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस। और हमने कुछ ही दिन पहले ये डिस्कस किया था कि अर्ज है एक फ्लैटुलेंस, गैस विंड पास करना, जिसको आप रोक नहीं सकते। और इस अवस्था में जहाँ पे किसी कारणवश ऐसा होता होगा कि इतनी गैस पास होती है और इतनी आवाज़ के साथ तो औरतें भागती नज़र आती हैं, तो इसको तो आप रोक नहीं सकते। ये वो वेग है जिसको धारण नहीं करना चाहिए। देखो, मुझे याद है पिछली डिस्कशन। तो ये क्यों होता है सबसे पहले, और इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये होता इसलिए है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका गट मूवमेंट, ये जो अतड़ियाँ मूव करती है, इसको रेगुलेट करता है। और जैसे जैसे वो कम होता जाता है, आपका खाना स्लोली मूव होता है। क्योंकि वो पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहता है, इट एंड्स अप कॉजिंग गैसेस। अच्छा सुनो, ये मेरे साथ ही होता है कि मेरे ना यहाँ से वहाँ कूद गई। यू सेड ईस्ट्रोजन है वो अंतड़ियों की मूवमेंट को अफेक्ट करता है। तो ईस्ट्रोजन तो औरतों के लिए है, तो आदमियों की अंतड़ियाँ कैसे मूव करती हैं? सॉरी। नो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और ये हार्मोन आदमियों में भी होता है। मेन ऑल्सो हैव ईस्ट्रोजन, कम क्वांटिटी में, पर उनके अंदर भी ये हार्मोन है। उनकी अंतड़ियाँ भी ओके। क्योंकि उनमें इतना कम है और उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो उनकी जिंदगी ठीक चल रही है। ओके। हमारे यहाँ औरतों में वो इस लेवल पे था और वो धीरे धीरे कम हुआ जा रहा है। उसकी वजह से आपको ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं गैसेस और ब्लोटिंग के, बट औरतों में 40 की अवस्था में अगर ये हो रहा है तो ये ईस्ट्रोजन डिप्लीशन के वजह से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये अर्जेंट सिचुएशन होती है, इसमें तो आप कुछ कह नहीं सकते कि अब रोको, तो इसके लिए औरतों को क्या करना चाहिए? औरतों को अपना डाइट सही कर लेना चाहिए। होता क्या है कि ये जो अवस्था है, जितना मैंने कहा कि इरिटेबिलिटी, एंगर, आपका खाना पीना सब गोज फॉर अ टॉस। तो माइंडफुली ऐसा खाना खाएं जो कि शरीर को लगे। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें लिग्नेंस होते हैं जो आपका एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं। अब वो है आपके दाल, चावल, गेहूं। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो गेहूं बाहर कर दीजिए, पर दाल, चावल, सीड्स, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, इन सबको अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहेंगे तो ये लिग्नेंस शरीर में जाके थोड़ा एस्ट्रोजन बढ़ाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है खाने से ही रिजॉल्व हो जाएगी। सॉरी, औरतें क्योंकि दिन भर काम पर होती हैं, तो मतलब हाथ में ये सारे सीड्स लेकर रखें और बीच बीच में फांकते रहें, या क्या करें? अब सबसे बेस्ट है कि अपने साथ डब्बे में कैरी करें, या तो मैं सबको बताती हूँ पाउडर करके रख लो अपने ये सारे सीड। बादाम हो गया, पंपकिन हो गया, सनफ्लावर हो गया, थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर कर लें, और जब थोड़ी भूख लगे तो 1 चम्मच खा लें। दिन में 2-3 बार छोटे छोटे चम्मच खाने से आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, फैट्स भी मिलेंगे, और आपके बैक्टीरिया को खाना भी मिलेगा। तो ये फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व भी होगी। सॉल्व हो जाएगी। हाँ। तो ये जो पेरीमेनोपॉज का जो वक्त है, जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है चीज़ों को लेकर के, इतने मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आयुर्वेद क्या कहता है इनसे कैसे डील किया जाए? इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स होती हैं रिजल्टिंग, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं आयुर्वेद में कि जो आपकी मनस्थिति है उस हिसाब से आपका शरीर की स्थिति है, तो आई एम श्योर सब कुछ टॉस में जाता होगा और भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती होंगी। आयुर्वेद में ना पेरीमेनोपॉज के लिए शब्द नहीं है। मेनोपॉज इज रजो निवृत्ति।
रज इज पीरियड और निवृत्ति मतलब बंद हो जाना। हाँ। एंड ये 50 के एज के आसपास हर संहिता में मेंशन है कि एट द एज ऑफ 50, लेकिन हम अभी 40s में शुरू कर रहे हैं बात। हाँ, तो 40s में जब शुरू कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो काल है, अब ये 2-3 चीज़ों पे निर्भर है। आपकी प्रकृति कैसी है, आप कहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन सब के साथ मैं इसको एक शब्द दे सकती हूँ, रजो निवृत्ति काल, कि पेरीमेनोपॉज काल इज टाइम। तो ये जो पेरीमेनोपॉजल एरिया है, इट इज जस्ट बिफोर मेनोपॉज, रजो निवृत्ति के पहले, तो रजो निवृत्ति काल हम इसको कह सकते हैं। तो आयुर्वेद ये मानता है कि आप जब पैदा हुए हैं, आपका हर ऑर्गन फंक्शनल है। हमारा लंग्स, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट इज फंक्शनिंग, ब्रेन इज फंक्शनिंग, पर ये जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, औरतों में 12 साल के बाद ब्लूम होता है। तो जो खिला है उसको कभी ना कभी बंद भी होना है। जब ये स्वभावजन्य है तो आप प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था वात पित्त कफ। अब ये जो तीनों ही तरह की महिलाएं हैं, इनके पेरीमेनोपॉजल सिम्टम भी इनके प्रकृति जैसे होते हैं। तो अगर वात प्रधान महिला है, आप दुबली पतली हैं, वजन आप पुट ऑन नहीं कर पा रही हैं, वात की प्रॉपर्टीज है लघु है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, चल है। लघु इज लाइट, ड्राई, सूक्ष्म इज वेरी माइन्यूट एंड चल इज मोबाइल। तो आप में वैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। बिकॉज रुक्षता ज़्यादा है तो ड्राइनेस, वजाइनल ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस, हेयर फॉल, एम्पल पेरीमेनोपॉज में ही शुरू हो जाएगा। अब इन वात प्रधान महिलाओं को बहुत हल्के हॉट फ्लैशेस होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनमें आप देखेंगे कि पेट फूला हुआ लगना, वो बार बार कहते हैं, लो ऑन एनर्जी, नींद रात भर टूटती रहना, नींद आने में दिक्कत होना, और इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है। और ये कम से कम 4-5 साल चलता है। हाँ, 4 से 10 साल हर किसी का अलग अलग सेट ऑफ टाइम होता है। पित्त प्रधान जो महिलाएं हैं, अब चूंकि उनमें पित्त ज़्यादा है, पित्त गर्मी का कारक है, पित्त मेटाबॉलिज्म का कारक है, पित्त में भी सूक्ष्मता है, तो इनमें हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं। इनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में आते हैं। 5 दिन में एक्सेसिव पीरियड आना एक मतलब सिम्टम है। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। एनर्जी लेवल्स ठीक रहते हैं। भूख वेरिएबल रहती है, कभी कभी बहुत लगेगी, कभी बिल्कुल कम लगेगी। एंड पिंपल्स, स्किन पे स्निग्धता तो रहेगी, बट इनको एक्ने ब्रेकआउट, जो एडल्ट एक्ने होता है, वो मेनोपॉजल वुमेन में या पेरीमेनोपॉजल वुमेन में पित्त प्रधान महिलाओं को ज़्यादा होता है। हॉट फ्लैशेस रहते हैं, नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है, वेट गेन इतना ज़्यादा नहीं होता, बट एसिडिटी, रिफ्लक्सेस बहुत होते हैं। और कफ प्रधान महिलाएं, कफ प्रधान जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि कफ एक ग्राउंडिंग और हेवी बायो एनर्जी है, तो इनमें वेट गेन बहुत आसानी से होता है, लेथार्जी रहती है, लेजीनेस रहता है, मोटिवेशन ही नहीं रहता कुछ काम खत्म करने का, पीरियड्स डिले से आते हैं, और इन लोगों को बहुत चांसेस हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड या सिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कफ की प्रवृत्ति है चीज़ों को बढ़ाना या जोड़ना, संधान करना काम है। तो इन सब महिलाओं को ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, वो भी पेरीमेनोपॉजल सिम्टम है या वो वैसे भी हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस उम्र के 18 साल से शुरू हो सकता है, उसका मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अलग इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि अलग अलग महिलाओं को जो उनकी बेसिकली प्रकृति होती है, उस हिसाब से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी डिस्कशन का मुद्दा ये कि जो आसपास के लोग हैं, जो औरतें से गुजरती हैं, वो तो झेल ही रही हैं, लेकिन वो कभी ये समझा नहीं पाती अपने आसपास के, अपने हस्बैंड्स को, अपने घर के भाइयों को, बच्चों को, कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आसपास के लोगों के लिए भी इस सबको हैंडल करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो ऐसे में औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार रखें, और औरतें भी ये समझें कि वो किस हद तक अपनी चीज़ को संभाल सकती हैं। औरतों में थोड़ा रेजिलियंस नेचुरली होता है, तो वो झेल जाती हैं। जब नहीं झेल पाती तो आसपास लोगों में बिखेर देती हैं, एंड उस समय फैमिली का टुगेदर आना बहुत ज़रूरी है। औरतें कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से डिस्कस करें कि उनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा तो भी डिस्कस करें आदमी, और साथ में पढ़ें, क्योंकि जितना आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतने आप दोनों के बीच की एक तो प्यार भी बढ़ेगा और समझदारी भी बढ़ेगी।
बच्चों को आप नहीं समझा सकते, पर बच्चे बहुत परसेप्टिव होते हैं और समझ जाते हैं। आपका जैसा बिहेवियर होगा वो उसको मिमिक करके वैसे बिहेव करेंगे। कोशिश करें कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सबका रूटीन मेंटेन रहे, खान पान का ध्यान अपना भी और फैमिली का भी अच्छा रखें, और लॉन्ग वेकेशन ज़रूर लें बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट इन ग्राउंडिंग योर सेल्फ। और ये जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे कभी ना कभी सेटल होने ही वाला है। ये जो मेनोपॉज को लेकर जानकारी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने से हमें मालूम पड़ता है कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, कितना डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। और सिर्फ जो इससे गुजर रहा है उसके लिए नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि इवन द मेन डोंट नो कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ये और बात है कि मेन ऑल्सो गो थ्रू देयर काइंड ऑफ मेनोपॉज। मेल मेनोपॉज भी होता है, उसको एंड्रोपॉज भी कहते हैं, और ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं बिकॉज मेन लिव इन डिनायल। एंड एक्चुअली पेपर्स बहुत सारे मेल मेनोपॉज पे हैं, एंड इट हैपेंस क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उनका भी कम होता है। हाँ, एजिंग के साथ होता ही होगा। वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, नींद नहीं आना, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, ये सब कुछ उनको होता है। और कुछ कुछ लोगों में अगर टेस्टोस्टेरोन किसी कारणवश कम हो गया तो हॉट फ्लैशेस भी होते हैं। तो मेन हैव हॉट फ्लैशेस? रियली? मेमोरी इश्यूज, ब्रेन फॉग, सब कुछ जैसे औरतों को होता है वैसे उनको भी होता है। पर क्या वही एज के टाइम पे होता है, 40s 50s, या थोड़ा बाद में? टेस्टोस्टेरोन थोड़ा धीरे कम होता है तो 60s में आपको ये दिखने लगता है। मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक शब्द दिया है, एडम, एंड्रोजन डिक्लाइनिंग एजेड मेल या एजिंग मेल। सो ये शब्द यूज किया गया है जिनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अभी बताए। ओवरऑल क्या हमने देखा है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कि प्यूबर्टी भी जल्दी आती है, मेनोपॉज भी जल्दी आता है, तो ये एंड्रोपॉज भी जल्दी आता है? आपका लाइफस्टाइल खराब होगा और किसी कारणवश आपका टेस्टोस्टेरोन जल्दी कम हो रहा होगा, विच कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। शरीर तो बना ही रहा है पर किसी कारण वो नहीं बना पा रहा, तो ये जल्दी आ सकता है। 50 में आपको इसके लक्षण दिखने लग सकते हैं। और इनके भी अलग अलग, क्योंकि कफ पित्त वात वाले होंगे तो इनके लिए भी अलग अलग होता होगा या नहीं? हाँ, वात जितना बड़ा मतलब बायो एनर्जी है, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस करता है तो उनको चीज़ें जल्दी इफेक्ट भी करती है। तो उनमें सेम इरिटेबिलिटी जल्दी होगी, हॉट फ्लैशेस होंगे, उनमें पॉट बेली होगी, पर पतले दुबले रहेंगे और मोटा पेट रहेगा। दे विल लूज प्रोटीन फास्टर। पित्त प्रधान में गुस्सा रहेगा, एक्ने रहेंगे, बाल्डिंग जल्दी होगी, दे विल लूज हेयर फास्टर, हेयर थिनिंग जल्दी होगी, और कफ में वजन बढ़ता जाएगा। ये तो आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये हमारी प्रॉब्लम है। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस दौर से गुजरेंगे, हम सब गुजरेंगे, इसमें क्या इलाज है या क्या हम कर सकते हैं कि हमारा ये पूरा सफ़र हो, ये थोड़ा सा शांति से गुजरे? आयुर्वेद तो इसको एक अवस्था ही मानता है, उसके लिए ये डिजीज नहीं है, एक स्वाभाविक ग्रोथ फेज है कि आपने ये अचीव किया, आपने बच्चे पैदा किया, और एक लेवल के बाद आपको मैच्योरिटी और एक ग्राउंडिंग आनी चाहिए। वो जो ग्राउंडिंग आने के पहले की अवस्था है वो थोड़ी सी पथरीली हो जाती है। एंड मेनोपॉज के बाद आप देखेंगे आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन बढ़ जाता है, आपको समझ में आता है कि आपने इतनी लाइफ में जो भी गलतियां की हैं, दैट विजडम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे आपकी समझदारी अब लोगों के काम आने लगी है, तो वो अवस्था आप अचीव कर लेते हैं। क्या करना चाहिए वहाँ तक पहुँचने तक? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको, मैं मोटा मोटा वात पित्त कफ नहीं कहूँगी, एक सेल्फ केयर रेजिम बना लें औरतें, जिससे कि उनके लिए ये रास्ता एकदम केक वॉक हो जाए। ये हम लोग आदमियों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, जब देखिए, जब औरत, हम ये मान के चलते हैं कि सबकी फैमिली है, मम्मी पापा हैं घर में, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वो जो बना रही है ना वो सबके लिए होता है, तो एक ही बार में पूरा फैमिली को अच्छा नरिशमेंट मिल सकता है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप डाइट चेंज करें, आपका खाना वार्म, मॉइस्ट, हेल्दी फैट्स के साथ हो, दूध और घी होना ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये दोनों लेने से आपके अंदर रसायन के लक्षण रहते हैं, रस यानी समथिंग विच इज़ मॉइस्चराइजिंग, और जो एंटी एजिंग भी है, तो घी बहुत अच्छा रसायन है, उसको आप खाने में रखें ही। उसके अलावा
जीरा, सौंफ, ये स्पाइसेस होनी चाहिए क्योंकि ये नेचुरली रिच है फाइटोएस्ट्रोजेंस में और ये तीनों लोगों के लिए काम आती हैं। ये आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती हैं, ब्लोटिंग कम करती हैं, गैसेस कम करती हैं। धनिया पाउडर भी बड़ा अच्छा है, धनिया के पत्ते अच्छे हैं, उसकी चटनी खा सकते हैं। उसके अलावा 2-3 हर्ब्स हैं जो सबको लेनी चाहिए, वो है शतावरी, अश्वगंधा और ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको ये जो आपके मेंटल प्रॉब्लम्स है उसको कम करती है, शतावरी आपको ईस्ट्रोजन देती है और आपको नरिशमेंट देती है। रसायन जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ वो इसीलिए। अश्वगंधा आपके हॉट फ्लैशेस कम करती है। तो तीनों ही तरह की महिलाओं को अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकती है। सेल्फ केयर का एक और तरीका है, वो है ऑयल एप्लीकेशन या अभ्यंग। और अभ्यंग वायु का शांति करता है और आपको एनर्जेटिक रखता है, स्ट्रेस दूर करता है एंड एंटी एजिंग भी है। तो हफ्ते में एक बार भी करें मसाजेस तो इट्स गुड। इट इज़ नेसेसरी, गुड, मोर देन गुड, ऑल द मोर बेटर। सर पे तेल लगाएं या शिरोधारा करें। पंचकर्म एक ऐसा आयुर्वेदिक शोधन उपाय है जो महिलाओं ने 40s में शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो टिश्यू नरिशमेंट है ना वो अच्छा होने लगे। तो उसमें आप ऑयल का एनिमास ले सकते पंचकर्म हैं। होता क्या है? पंचकर्म 5 तरह के ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं शोधन या डिटॉक्स के तरीके, जिसमें हम औषधि देके उल्टी करवाते हैं या दवाई देके लूज मोशंस करवाते हैं, या तो हम ऑयल के एनिमा देते हैं, माथे पे तेल छोड़ते हैं जिसको शिरोधारा कहते हैं, और नाक से ऑयल ड्रॉपलेट्स देते हैं सो दैट आपका उत्तमांग, ये जो ऊपर का पार्ट है, आयुर्वेद सर को उत्तमांग कहता है, उत्तम अंग, जहाँ पे सारी इंद्रियां, मेरे आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा सब यहाँ है, तो उसको नरिश करने के लिए नस से करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको कहती हूँ सुबह सुबह 2 बूंद तेल या घी आप नाक में सिर्फ लगा लें तो भी आपका ये जो उत्तमांग है नरिश रहेगा। इस पूरे दौर में पेरीमेनोपॉज के किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में? खाने पीने में एवरीथिंग नरिशिंग इन टाइम। कोशिश करें कि दिन ढलने के साथ ही आपका डिनर भी हो जाए और सुबह सूरज उगने के साथ ही आपका दिन शुरू हो जाए। आप जब ये नियम बना लेंगे तो आपके हार्मोन्स थोड़े बैलेंस में रहेंगे। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि बहुत ठंडा, बहुत मीठा, खारा, प्रोसेस्ड चीज़, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, इन सब का सेवन कम करते रहना चाहिए। कैफीन, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट स्मोकिंग जो कि अभी काफ़ी आम हो गई है, वो जितना कम करेंगे उतने हार्मोन्स को सुकून मिलेगा। तो ये सब कम करना है। लाइफस्टाइल में एक चेंज ज़रूर करें। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो 20 से 30 मिनट का वॉक ज़रूर करें। किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, बट वॉकिंग नेसेसरी है जिससे कि आपका जो सर्कुलेशन है और जो हार्मोनल बैलेंस है वो बना रहे। वेट ट्रेनिंग भी कर लेनी चाहिए बिकॉज प्रोटीन लॉस भी होगा। वेट ट्रेनिंग तो बहुत नेसेसरी, पर मैंने बोला ना, शुरुआत अगर आपको किसी चीज़ से करनी है तो वॉकिंग है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिससे कि आपके मसल्स स्ट्रांग होते रहे, वरना धीरे धीरे ये वीक मसल्स, बोन लॉस जब मिक्स हो जाएगा तो जॉइंट पेन की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है, सबको लगता है कि ये जो सारे पेरीमेनोपॉजल सिम्टम हैं ये तो सबको होते ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं संभाले जाते। इट इज़ ओवरवेलमिंग कि पीरियड्स हुए चले जा रहे हैं 10-10, 15-15 दिन, या आपको वेट गेन हुआ जा रहा है, उसको दुर्लक्ष्य ना करें। आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और पूरा चेकअप कराएं कि पता चले कि इसके अलावा तो कोई और तकलीफ नहीं हो रही है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है बहुत, थायराइड इस दौरान बढ़ जाता है, एंडोक्रिनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, मेटाबॉलिक एरर शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसा ना करें कि ये तो होता ही है तो मेरे साथ हो गया तो क्या बड़ी बात है। डॉक्टर से ज़रूर मिलें एंड रूल इट आउट। यस। एक्सरसाइजेस एक रूटीन बनाना चाहिए। एक चीज़ मेरे जहन में आई जब आप बता रही थी कि हम लोग कहते हैं ये अपने आप में सुनने में बड़ा ओवरवेलमिंग है, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, ये खाओ, ये ना खाओ, ये मत सोचो। ये जब डूज एंड डोंट्स आ जाती हैं ये अपने आप में कितनी ओवरवेलमिंग है कि मैं इस सब के लिए टाइम कैसे निकालूं।
पर पता है इसका जवाब खुद ही को मिल जाता है कि जब आपको तकलीफ होने लगती है ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि कुछ भी करो, वो 20 मिनट भरे टाइम टेबल बनाओ, जिस तरह अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल बनाओ और अपने लिए ये जो सेल्फ लव जो आजकल ये टर्म है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आपने इस वक्त अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि आगे आने वाला है वो है मेनोपॉज। वो मेनोपॉज जब 12 महीने आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग जर्नी है। तो आज के डिस्कशन में बेसिकली वी डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ पेरीमेनोपॉज। लेकिन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज तक का सफर ऐसा नहीं कि दो अलग कंपार्टमेंट्स हैं और ये अब इस वक्त से इस वक्त तक होगा, फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा। ये ओवरलैपिंग है, इसलिए कुछ सिम्टम्स आपको पेरीमेनोपॉज के साथ भी आते हैं, मेनोपॉज में भी आते हैं और मेनोपॉज के बाद भी आते हैं। तो ये डिस्कशन लंबी है, इतने में खत्म नहीं होगी बात। आगे बढ़ते हैं मेनोपॉज को लेके अगली बार के लिए। अब 12 महीने गुजरे, आए मेनोपॉज, वाह भाई वाह। क्योंकि इससे पहले का जो वक्त था, जो कुछ साल थे, वो इतने भारी भरकम थे, इतने सिम्टम्स और सिम्टम्स ही सिम्टम्स थे कि लगता है कि बस ये पीरियड खत्म हुई, जान छूटी। लेकिन ये जो 12 महीने होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इन 12 महीनों में जब पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद आप ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ मेनोपॉजल वुमन, करेक्ट? इज इट द टर्म? इट इज द टर्म। ओके। तो इन 12 महीनों में सिर्फ वही होता है कि पीरियड नहीं होता है, या और भी चीजें होती हैं? मतलब कहानियां और हैं बीच की? नहीं, पीरियड नहीं होता, बाकी सिम्टम वैसे ही बरकरार रहते हैं। रियली? क्या? तो मेनोपॉज वो फेज है जहां औरतों की रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो चुकी है। नाउ वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी, फर्टिलिटी का चैप्टर ओवर। हाँ। जो पेरीमेनोपॉज में सिम्टम्स थे कि हॉट फ्लैशेस थे, मूड स्विंग्स थे, वेट गेन, वो आप साथ में लेके चल रहे हैं, वो कंटिन्यूड है। ये अवस्था स्वभावजन्य है, एज की वजह से है, काल की वजह से है। तो ये जो चीजें पहले हो रही थी वो आगे भी बरकरार रहती हैं लोग, औरतों में, लोगों में। तो ये जो स्वभावजन्य चीजें हैं बेसिकली, ये एग्रीवेट होंगी पेरीमेनोपॉज से, या ये आके थोड़े से रुकेंगे? बिकॉज अब तो एस्ट्रोजन है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया, पीरियड्स नहीं हो रही। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ केमिकल फॉर्मुलेशन जो ऊपर नीचे हो रही है बॉडी की। आप ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स थे वो अपने धरातल पे पहुंच चुके हैं, अब इसके ऊपर नहीं उठेंगे। अब ये जो अवस्था है, आयुर्वेद इधर कहता है कि इधर वायु की वृद्धि है, वायु इतना बढ़ जाता है। और दूसरा एक शब्द है ओज। ओज मेरे पूरे शरीर का अच्छे नरिशमेंट का सार है। जितने मेरे धातु अच्छे होंगे, जो ब्लड है, मसल्स है, फैट है, इफ दे आर गुड, जो उसका सार निकलेगा वो ओज है। और ये वायु वृद्धि के साथ ओज का क्षय होता है, वो कम होता जाता है, तो आपका इम्यूनिटी कम है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अग्नि या मेरा मेटाबॉलिज्म। अब चूंकि वायु बढ़ा है तो वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा, जहां तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा में आग बुझ जाती है, थोड़ी थोड़ी हवा में आग अच्छी जलती है, पर आपने हवा ज्यादा कर दी तो अग्नि मंद हो जाता है। तो वायु, ओज और अग्नि, इन तीनों की वजह से वो प्रॉब्लम जो पहले थे वो थोड़े ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, शायद ज्यादा दिखे भी। और ये हर औरत या महिला का लक्षण अलग होता है, एक जैसा दूसरे को नहीं होता। कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोगों को रिलीफ मिलने में और 5-6 साल लग सकते हैं। तो जब जो 12 महीने का वक्त होता है, वो किसी को पता नहीं होता कि चलो योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ, या आपकी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कि आज इस महीने नहीं हुआ तो अगले महीने भी नहीं होगा और अगले महीने भी नहीं होगा। वो तो आपका नसीब कि वो 12 महीने एक साथ नहीं आया। तो उन 12 महीनों में हॉट फ्लैशेस वगैरह भी बढ़ जाएंगे? हर महिला का डिफरेंट होता है, चांसेस ज्यादा हैं। हाँ। अब हॉट फ्लैशेस ना, जितनी स्टडीज हुई है उसके हिसाब से जो औरतें दुबली पतली हैं उनके हॉट फ्लैशेस कम होने लगते हैं, और जो महिलाएं जिनकी वजन बढ़ चुका है, वेट गेन है, उनमें हॉट फ्लैशेस और 3-4 साल चल सकते हैं। क्यों? तो जिनके पास फैट ज्यादा होता है, ओबेसिटी है या वेट गेन है, उनमें से अब ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो एक तरह से शरीर में आप बोले पित्त बढ़ता है,
जब पित्त बढ़ता है तो उसको बाहर निकलने की जगह होनी चाहिए, पर फैट एक इंसुलेशन बनाता है जिससे हीट निकल नहीं पाती, इसलिए उनको हॉट फ्लैशेस ज्यादा दिन तक लगते हैं। मैंने पेशेंट्स में देखा है कि वो मेरे पास आती है और हाथ में फैन लेके आती है या फैन लगा के आती है कि इतना पसीना, और पहले जैसे कि 3-4 मिनट होता था, ये दिन में 10-10 बार होता है और कई बार दिन भर हवा लेनी पड़ती है। एसी के सामने बैठती है वो औरतें, मैंने देखा फ्रिज के अंदर चेहरा लेकर बैठ जाती है कितनी बार। बहुत गर्मी होती है उनको, क्योंकि एस्ट्रोजन इतना कम हो चुका है कि अभी ये चीज पूरी तरह बैलेंस होने में 1-2 साल 3 साल लग सकते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉज बॉडी में बहुत चेंजेस आनी इमीडिएटली ड्रास्टिकली शुरू हो जाएंगी? चेंजेस तो हो ही रहे थे, अब वो ज्यादा महसूस होंगे। ड्राइनेस आपको ज्यादा दिखेगी, बाल नए उगने मेहनत का काम होगा, आपके बाल हेयर थिनिंग शुरू हो जाएगी। वेट गेन जब होता है, एस्ट्रोजन ना आपको एक शेप देता है जो फेमिनिन शेप है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता जाता है आपका वो शेप आप लूज करते जाते हैं। बैलेंस ऑफ फैट डिपॉजिट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट। दूसरी चीज है, मैंने कहा था पित्त, कि यहाँ पे पित्त थोड़ा खराब हो गया है, वायु बढ़ गया है। अब जब मैं वायु की बात करती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। एक जितना वायु वृद्धि होगी उतना आपका नर्वस सिस्टम एग्रेवेट होता जाएगा, और एक सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। तो जितना वायु बढ़ेगा और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे असर करेगा, उतना मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स वैसा होगा। आपकी इरिटेशन शायद ज्यादा बढ़ जाए, आपका गुस्सा बढ़ जाए, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, अब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा तो पैल्पिटेशंस होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि दिल धड़क रहा है, ऐसा लगता है धड़क धड़क के मुंह में आ जाएगा। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे पेशेंट मुझे बताते हैं कि इतना हार्ट पैल्पिटेशन है कि मुझे लग रहा है मेरे गर्दन तक, चीक्स तक सुनाई दे रहा है। सो पीपल फील दैट व्हेन दे आर इन देयर मेनोपॉज। ऑल्सो ये जो सारा कॉर्टिजोल है ये आपका वेट और बढ़ाता जाएगा, क्योंकि यू एंड अप ईटिंग रॉन्ग। और एस्ट्रोजन एक हार्मोन था जो आपको सब कुछ बैलेंस किए हुए था, फीमेल हार्मोन था, आपका मेन था वो। हाँ, तो उसने आपका वेट बैलेंस किया हुआ था, उसने आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखा था, उसने आपका ब्रेन हेल्थ बराबर रखा था। और जो कम हुआ तो ये सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा असर दिखता है। एक और चीज है जो होती है वो है सार्कोपीनिया या प्रोटीन लॉस, मसल वेस्टिंग होती है। आप धीरे धीरे फैट बढ़ता है और मसल्स कम होते जाते हैं। तो ये खराब अग्नि का लक्षण है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो रहा है कि वो मसल्स अमाइनो एसिड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो मसल्स नहीं बिल्ड हो रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट फैट से होता जा रहा है। शरीर फैट इसलिए भी बनाता है थोड़ा, कि फैट ना थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन बनाता है, तो वो एस्ट्रोजन स्टैब्लिश करने के चक्कर में शरीर फैट इकट्ठा करता जाता है। मतलब हमारा शरीर हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। तो मोटा होना बुरा नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा वेट गेन वो हो जाता है बिकॉज वो कॉम्पनसेट कर रहा है आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन को। तो मतलब ये ज़रूरी हो गया है ये समझना कि इस दौरान आप अपनी वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज उसको छोड़े नहीं, क्योंकि आपको मसल्स ज़रूरी हैं आपके हड्डियों को संभालने के लिए। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब हमने पहले भी डिस्कस किया था बोन हेल्थ इन मेनोपॉज, तब ये हमने कहा था कि एस्ट्रोजन जब जाने लगता है तो आपकी कैल्शियम डिप्लीशन भी होती है, तो बोन हेल्थ भी आपकी वीक हो जाती है। तो आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, फूड, एक्सरसाइज, सबसे मेंटल हेल्थ। इसके पहले एक और चीज पकड़ ले, एक वेरिकोज वेन्स हो जाता है महिलाओं को मेनोपॉज में। जब मैं कह रही थी कि प्रोटीन सिंथेसिस खराब हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म या अग्नि पुअर है, आपके जो वेन्स है वो भी एक मसल है, राइट। और धीरे धीरे चूंकि मैकेनिज्म स्लो हो गया है तो वो मसल्स थिक हो जाती हैं, इसलिए अचानक लगता है कि पैर की नसें थोड़ी मोटी और भरी हुई हैं। ये एक ट्रांजिशनल फेज होता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक होते हैं वेरिकोज ठीक होता है मेनोपॉजल वेरिकोज वेन्स। अगर आपका वजन ज्यादा नहीं हो और साथ में अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ये एक फेज है और ठीक होने लगता है। बट हमें तो लगा था कि वेरिकोज वेन्स जो हैं वो हार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो तो उनके पाँव के नस इस तरह उठ जाते हैं। उनके भी होते हैं। अब हार्ट प्रॉब्लम इन महिलाओं को होने लगता है मेनोपॉज के बाद, 50 के बाद हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपका लीवर थोड़ा पुअर फंक्शन करेगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होंगे और ओबेसिटी रहेगी। आर वी सेइंग कि हार्ट प्रॉब्लम होंगी ही या होने की संभावना है?
अगर आपका खान पान ठीक नहीं रहा तो होने की संभावना ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। पहले देख ले लीवर ठीक काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपका अग्नि पुअर है, मेटाबॉलिज्म पुअर है। लीवर फंक्शन पुअर है तो फैट प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। आपका मसल्स ठीक से बन नहीं रहा है, वेन्स थिक होते जा रहे हैं तो आपका सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हार्ट पे असर हो रहा है। सर्कुलेशन पुअर है एंड ओज डिप्लीशन है तो आपके नर्वस सिस्टम पे असर हो रहा है, इसलिए आपका ब्रेन फॉगिनेस है, थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें बनी रहती हैं और कई बार ये थोड़ी सी बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर ये मेनोपॉज रिलेटेड वेरिकोज है तो ये ठीक हो जाता है? वो कैसे ठीक हो जाता है? जैसे जैसे आपका इस्ट्रोजन कॉम्पनसेशन प्रोसेस जो है वो करेक्ट होने लगता है, शरीर आपका थोड़ा फैट बना लिया, आपने थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर लिया और ये जो फेज इस्ट्रोजन धरातल पे बैठने का टच कर गया है, तो ये वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाती है उन लोगों में जो कि दुबले पतले होते हैं और जिनका वेट गेन नहीं हो रहा होता है। इसमें आप जो खाते हैं, आपका आहार वो बहुत बहुमूल्य हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने जो हार्मोनल जो आपको एस्ट्रोजन रिच फूड है वो खाने होंगे। लेकिन साथ में लोग आजकल वो लेते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपका डॉक्टर आपको बताता है, लोग अपने आप से नहीं लेते हैं और वो उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनका सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और ओवरीज है, और उन लोगों को जिनके ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा अग्रवेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, आपके हॉट फ्लैशेस हैं, आपको मेटाबॉलिक एरर्स हैं, शायद प्री डायबिटिक है आप, ऐसे भरपूर कंडीशंस होंगे जहां डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है और वो 3 से 5 साल तक देनी है, वो उसका डिसीजन है और वो लेना जरूरी है क्योंकि आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है वो। बट दिस इज अ डॉक्टर्स डिसीजन, ये कोई खुद से नहीं खुद से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको हार्मोन कौन सा लेना है, कितने दिन लेना है और किस वक्त लेना है और कब रोक देना है। जब ये सारी स्थितियां बनती हैं, जब थोड़ा ब्रेन फॉग भी होता है और आप वैसे नहीं दिखते जैसे आप दिखते थे, आपको हर एक को याद है कि हमारी कमर कैसी होती थी, हमारा पेट कैसे होता था, अब सडनली हर कहीं से अगर आप शेप में भी रखते हैं अपने आप को तो वो एक जो आपको आदत होती है एज अ वुमन अपने आप को देखने की, वो शरीर आपका नहीं होता। कहीं जाके आप बेवकूफ़ तो है नहीं, आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये एक्सेप्ट करना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है? थैंकफुली मुझे लगता है महिलाओं में एक्सेप्टेंस ना बड़ा ग्रेसफुली आ जाता है। How nice. इन्होंने एक प्यूबर्टी देखी है, पीरियड्स आए हैं, इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो फेज देखा है, तो एक्सेप्टेंस थोड़े झिझक से आएगा, थोड़े परेशानी से आएगा, पर आ जाता है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हो जाती हैं। हमको लगता है कि हमारा फर्टाइल फेज खत्म है तो हम यूजफुल नहीं रहे, अभी बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और आपने सारी जिंदगी इतना कुछ किया होता है पूरे फैमिली के लिए कि अचानक लगता है कि टाइम ही टाइम है, तो व्हाट डू आई डू। वो एक चीज। बालों की सफेदी थोड़ी सी परेशान करती है, पर वो भी एस्ट्रोजन रिलेटेड है। एस्ट्रोजन आपका पिगमेंट भी बनाता है बालों का, फियोमेलानिन, वो जैसे कम होता है आपके बाल सफेद होने लगते हैं। एस्ट्रोजन कोलाजन बनाता है जो आपके स्किन को एकदम टाइट रखते थे और एक चमक थी। जैसे ही कोलाजन कम होता है तो आपकी स्किन में रिंकल्स दिखते हैं। तो मैं कह रही हूँ एक्सेप्टेंस ग्रेसफुली सबसे इम्पोर्टेंट है। मेक पीस विद इट, यू हैव बिकम वाइजर, आपके लाइफ में ठहराव आया है, आपको समझ आ रही है कि आपने इतनी जिंदगी जी ली और आगे की जिंदगी सारी आपकी है, तो सेल्फ केयर के लिए इतना टाइम मिलता है कि आप ये सब इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हॉबीज डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो सिलाई हो, बुनाई हो, कुछ नया सीखना हो, कंप्यूटर सीखना हो, रील बनाना सीखना हो कोई भी एक हॉबी हो सकती है जो आपको ऑक्यूपाई रखे, आपका फोकस कंसंट्रेशन बनाए रखे। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग योगा और मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये आसान नहीं है, पर उस वक्त ना ग्राउंडिंग के लिए ये बहुत आसान है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ महिलाओं ने करनी चाहिए मूड स्विंग्स और एंजाइटी रोकने के लिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि मून लाइट में चले, रात को एक शतपावली होती है कि दोपहर को खाने के बाद चले, ऐसे ही जब चंद्रमा निकले तो आप रात को 100 कदम चल के आए। मून इज वेरी कामिंग एंड जितनी हॉट फ्लैशेस हैं वो भी इतनी ठंडक होती है मून लाइट में कि उसका बाकायदा वर्णन है कि आप उसमें रख के पानी पिए। अगर आप रात को
ग्लास में पानी रख के मूनलाइट के नीचे रखें और सुबह वो पिए तो इट बिकम्स वेरी कामिंग। वैसे ही चांदी के ग्लास में पानी। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप चांदनी रात में चलने जरूर जाइए, दैट इज ऑल्सो वेरी ग्राउंडिंग। हाउ रोमांटिक एक्चुअली। लव योरसेल्फ। मतलब आपके पास टाइम है ना, तो आप अपने आप को बहुत सारा प्यार दें। सर से पैर तक तेल लगाएं, बालों की केयर करें, स्किन की केयर करें। और इसका सिंपल तरीका है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढें और वहां पे जाके एक पंचकर्म होता है बस्ती, वो बस्ती जरूर करवाएं 8 दिन तक। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके एनर्जीज बढ़ रही हैं, बोन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, एंड आपका जो फोकस इधर उधर हो रहा था वो फोकस ठीक होने लगा है। इन सारी बातों के चलते एक सिचुएशन ऐसी आती होगी ना कि औरतों को कहीं जाके एंजाइटी होती होगी, क्योंकि शक्ल वैसी नहीं लग रही, शरीर वैसा नहीं है, आपकी एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही है, आप जो कुछ करना चाहते हैं, करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और ये होता भी है। एंजाइटी बहुत कॉमन है मेनोपॉजल विमेन में, क्योंकि मैंने कहा वायु वृद्धि होती है, वायु से स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ते हैं और उसके कारण एंजाइटी होती है। बहुत दिन एंजाइटी रहने से नींद नहीं आती, वो एक प्रॉब्लम है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। इन सब को लेके थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपको लगता है कि शायद अब मैं किसी काम लायक नहीं रही, तो उस कारण कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन होता है महिलाओं को। जबकि ये सच नहीं है, आप बहुत काम कर सकती हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है आप उतनी अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो शायद आपके पार्टनर आपको उतना पसंद नहीं करें, आप यू नॉट दैट अट्रैक्टिव टू योर पार्टनर। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये थोड़ा सा औरतों का गलत थिंकिंग है। मुझे नहीं लगता, जब आप इस एज में पहुंच रही है, आपके पार्टनर भी आपके साथ के उम्र के होंगे। कभी कभी ये भी होता है कि औरतों को काफी कंफ्यूजन रहता है अपने फिजिकल स्टेटस को लेकर, अपनी इंटीमेसी को लेकर, कि बिकॉज हार्मोन्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो शायद उनके पार्टनर उनको ना पसंद करे और उनकी इंटीमेसी में खलल आता है। पर ये याद रखिए कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आपको हैं, आपके पार्टनर को भी वही हो सकते हैं और शायद वो भी उससे गुजर रहे हैं। आपस में बात करके देखिए, ये समस्या सुलझ जाएगी। क्या मेनोपॉज का मतलब ये होता है कि इट्स द एंड ऑफ सेक्स लाइफ? नो, बिल्कुल नहीं। कई कारण हो सकते हैं कि सेक्स लाइफ थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि देयर इज वजाइनल ड्राइनेस, समटाइम्स लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, बट ये एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से हो सकता है। बट सेक्सुअल लाइफ बंद नहीं होती। पीपल एक्चुअली नीड टू बी एक्टिव। रेगुलर इंटरकोर्स इंप्रूव्स द ब्लड फ्लो टू द वजाइना। एस्ट्रोजन लेवल्स ठीक करता है, क्योंकि लुब्रिकेशन बराबर बना रहता है तो द मसल्स ऑफ वजाइना बिकम मच बेटर, तो वहाँ वो टाइटनेस और पेन कम होने लगता है। और अगर हम कहें फॉर मेनोपॉजल वुमेन ओवरऑल हेल्थ के लिए ऐसी कोई टॉनिक जो उनको लगातार लेनी चाहिए रेगुलरली, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले मैं शतावरी सजेस्ट करूंगी। शतावरी एक हर्ब है जो कि रसायन है, और रसायन मतलब शरीर में अच्छे जूसेस बनाता है। वो मधुर है, ठंडी है और वायु का शमन करती है। दूसरी चीज मैं बार बार कह रही थी, आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, शतावरी मेटाबॉलिज्म भी ठीक करती है। इसके अलावा शतावरी में नेचुरल एस्ट्रोजन भी है, फाइटो एस्ट्रोजन। तो जब वो एस्ट्रोजन आप लेंगे तो शरीर में एस्ट्रोजन की जो कमी है वो ठीक होने लगती है। इसके अलावा ये आपका स्ट्रेस भी दूर करती है, एंजाइटी भी दूर करती है। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल हर्ब फॉर विमेन गोइंग थ्रू मेनोपॉज। उसके अलावा अश्वगंधा है जो आपका स्ट्रेस कम करता है, हार्ट हेल्थ ठीक करता है और नींद अच्छी लाने में मदद करता है। ये हॉट फ्लैशेस भी कम करता है। शतावरी भी हॉट फ्लैशेस कम करती है क्योंकि वो पित्त शामक भी है। तो ये 2 हर्ब तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ लोगों को लेने के लिए। शतावरी ऑल्सो इम्प्रूव्स योर सेक्सुअल डिजायर, वो नेचुरल एफ्रोडिजियाक है। अश्वगंधा भी है एंड इट इज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, दोनों के लिए काम करती है। जो वजाइनल ड्राइनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपका एस्ट्रोजन नॉर्मल हो और शतावरी इसमें हेल्प करती है। उसके अलावा अगर लुब्रिकेशन कम है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो तिल का तेल या घी का इस्तेमाल भी लोकली कर सकते हैं। और ये याद रहे कि आप पानी खूब पिए एंड स्टे हाइड्रेटेड।
शतावरी मेन भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो मेडिसिन्स हैं, ये हैं तो मेडिसिन्स, तो ये क्या मेनोपॉज से लेकर ताउम्र आप ले सकते हैं, या आपको फिर वही 3-3 महीने जिस तरह आप कहती हैं वैसे ही लेना चाहिए? ताउम्र कोई भी अगर आप सप्लीमेंट की तरह ले रहे हैं तो 3 से 6 महीना लेके छोड़ दीजिए, 3 महीना, उसके बाद फिर से शुरू करिए। अगर आप लगातार लेते रहेंगे तो शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। एंड्रोपॉज या मेल मेनोपॉज एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा का है। मेन में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और उसको लो टेस्टोस्टेरोन सिंड्रोम कह सकते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगे हैं, जिसके कारण उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि 50 के आसपास नहीं होने चाहिए। मेन में 30 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन 1% से कम होने लगता है। अचानक एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, मसल मास कम होने लगता है, बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी में कमी होगी। पर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जहाँ पे बहुत अल्कोहल है, स्मोकिंग है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका नींद बराबर नहीं हो रहा है, आप अपना वेट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इस हार्मोन पे काफी असर पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी और मैं हूँ डॉक्टर मनीषा एंड यू आर ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। आज का मुद्दा है एक अहम मुद्दा जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, एंड्रोपॉज या मेल मेनोपॉज। ये मैं जानती हूँ कि बस कहने वाले शब्द हैं, जो सही शब्द क्या है इसको समझने के लिए सही ढंग से। एंड्रोपॉज या मेल मेनोपॉज एक ऐसा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा का है, पर साइंटिफिकली देखें तो इसमें मेन में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और उसको लो टेस्टोस्टेरोन सिंड्रोम कह सकते हैं। एजिंग मेल में एंड्रोजन डेफिशिएंसी कह सकते हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं और सीधा सीधा मतलब है कि मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगे हैं, जिसके कारण उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि 50 के आसपास नहीं होने चाहिए। तो वो कब होने चाहिए? आइडियली 60 के आसपास। देखिए, मेन में 30 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, 1% से कम होने लगता है और 60 तक और ज़्यादा कम होता है। पर अगर ये इन बिटवीन होने लगे 30 से 60 की उम्र के बीच में, तो उसको हम कहेंगे कि प्रीमेच्योर एजिंग, जिसके कारण कि हार्मोन्स कम होने लगे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो मुद्दा है ये बहुत कम डिस्कस्ड है और इस पर अच्छी खासी चर्चा हो सकती है समझने के लिए, क्योंकि बहुतों को इस बारे में पता ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। जैसे कि मेनोपॉज शब्द तो लोगों को पता है, पेरीमेनोपॉज बहुत लोग अभी भी नहीं जानते, जो कि अपने आप में एक लंबा चलता हुआ सफ़र है जो मेनोपॉज से ज़्यादा लंबा खिंचता है। वैसे ही आदमियों की लाइफ में जब उनके हार्मोन्स कम होते हैं, उनका जो प्राइमरी हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, बोलने में हाँ। तो ये जब कम होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है, ये पहले तो ये सिर्फ एक सेक्सुअल हार्मोन है या इसके लिए और मतलब किन उनकी लाइफ को किस तरह से असर करता है, ये हम समझ लेते हैं पहले। टेस्टोस्टेरोन बड़े सारे आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले वो मेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को परिपूर्ण होने में मदद करता है। दूसरी चीज़, आपका जो ब्लड सेल्स बनते हैं उसको बनाने में मदद करता है। ऑस्टियोसेल्स यानी बोन सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी, मसल मास। तो आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो मसल बनाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन आपके बालों को इफेक्ट करता है, आपके स्लीप को इफेक्ट करता है, आपके स्किन को इफेक्ट करता है, ये आपके एनर्जी लेवल पे भी इफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे कम होने लगता है, आपको सिम्टम्स क्या नजर आएंगे? तो देयर इज फटीग, देयर इज रिड्यूस्ड मेंटल शार्पनेस। टेस्टोस्टेरोन इंटेलिजेंस पे भी इफेक्ट करता है। मतलब कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के अंदर ब्रेन फॉग सा होता है, सडनली चीजें छूट, मतलब वही चीज इवन मेन गो थ्रू इट। हाँ, जो हार्मोन का एक काम है, अगर वो कम हो जाए तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, ये तो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गए। अब फिजियोलॉजी या शरीर पे असर देखेंगे तो देखेंगे कि अचानक एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, मसल मास कम होने लगता है। आप देखेंगे अब मसल बिल्ड करने में आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा 50 के आसपास, तो वो है ऑस्टियोपेनिया, कि आपके बोन सेल्स थोड़े कम होने लगे हैं। एनर्जी में कमी होगी,
थकान बनी रहेगी। ये सारे लक्षण जब आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके कुछ हार्मोन्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर 30 से लेकर के 60 के बीच में ये होने लगता है तो ये जल्दी हो गया है। तो क्या हम ये समझें कि ये मॉडर्न डे की प्रॉब्लम है कि जैसे मेनोपॉज लोगों को जल्दी होने लगा है और लेडीज़ को, उसी तरह ये आदमियों के लाइफ में भी ये थोड़ी चेंज आ गई है? हाँ, लाइफस्टाइल का इस पे बहुत असर पड़ता है। अब समझना ज़रूरी है कि 30 साल में नहीं होगा, ये 40 से 50 के बीच में आपको लक्षण दिखते हैं, धीरे धीरे कम होता है। ये एकदम ऐसे नोज डाइव नहीं करता है, ये हार्मोन बड़ा ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। पर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जहाँ पे बहुत अल्कोहल है, स्मोकिंग है, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपको आपका नींद बराबर नहीं हो रहा है, आप अपना वेट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इस हार्मोन पे काफ़ी असर पड़ जाता है। आयुर्वेद में इसको हम जोड़ें तो इसको हम कहेंगे जरा जन्यवादी। जरा इज एजिंग, और एजिंग स्वभाव जन्य है। मतलब कि जैसे मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे नींद आती है, मैं पैदा हुई हूँ तो मेरा डेथ भी है, वैसे ही एजिंग एक स्वभावजन्य व्याधि है। पर एजिंग हमारे लिए जरा 60 के बाद होनी चाहिए, पर अगर वो पहले आ जाती है तो उसको हम कहते हैं अकालज जरा या प्रीमेच्योर एजिंग। और उसके कारण अगर आप देखें तो आप देखेंगे आप रोज़ ये कर रहे हैं। बहुत नमकीन खाना खाना, बहुत एसिडिक खाना खाना, आपके खाने में अल्कलीज ज़्यादा है, जैसे आजकल विनेगर्स हो गए, आपने विनेगर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। अंकुरित धान्य का ज़्यादा सेवन करना, अंकुरित जिसमें आपके अंकुर आए हुए हैं, स्प्राउट्स आए हुए हैं। आपने एकदम नवीन अन्न का सेवन शुरू कर दिया। शुष्क सब्जियां, शुष्क इज डेसिकेटेड वेजिटेबल्स, शुष्क मांस, ये सारे कारण हैं आपके टेस्टोस्टेरोन लो होने का या अकालज जरा का। उसके अलावा क्रोध है, शोक है, भय है, ये मेंटल रीजंस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जाता है और आप प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मतलब कि आपकी लाइफस्टाइल से आपके हार्मोन्स पे असर हुआ और जैसे आपके हार्मोन्स डिप होने लगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट कि जो आजकल, आई डोंट नो इफ यही कारण होगा, आई एम श्योर बहुत से और चीज़ होंगे, बट क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि हार्ट हेल्थ पे असर पड़ता हो लोगों के बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन गोइंग लो? हाँ, अब टेस्टोस्टेरोन ना आप जैसे कम होता रहेगा आप देखेंगे कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल में ऊपर नीचे होने लगा है, आपका एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा तो आपके मेजर ऑर्गन्स में भी बढ़ेगा, तो हो सकता है आपको हार्ट इन्फ्लेमेशन हो, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, और ये दोनों इंटर रिलेटेड है। चूंकि मैं बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल ऐसी है कि जिससे वार्धक्य जल्दी आए, क्योंकि वायु की वृद्धि हो रही है। जितने कारण मैंने बताए हैं वो सारे रुक्षता ड्राइनेस बढ़ाते हैं, वायु का वर्धन करते हैं, और इस सब चक्कर में ये जो हार्मोन्स जो आपको नरिश करते हैं उनका भी डिप्लीशन होने लगता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और लो टेस्टोस्टेरोन आपस में जुड़े हुए हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है प्री डायबिटीज़, एब्डोमिनल फैट, या एक्चुअली शुगर आपका शरीर में बढ़ने लगना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक हार्मोन ऐसा है जिससे आपका पूरा जो ढांचा है वो हिल सकता है, बट इस पे कोई डिस्कस नहीं करता है, और अगर करते भी हैं तो बहुत दबी आवाज़ में करते हैं। वाई इज़ इट दैट दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट डिस्कस्ड? इज़ इट बिकॉज ये सेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअल इंटरेस्ट पे, बच्चा पैदा करने की क्षमता पे डिपेंडेंट है, इसलिए लोग खुलकर बात नहीं करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन को हम पुरुष जोड़ते हैं पावर से, पोटेंसी से, पैशन से। तो अगर उनको लगता है कि उनका पावर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि नेचुरल चीज़ है, होगा ही, तो उसके बारे में झिझक बनी रहती है। और मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्कस करने में कोई भी दिक्कत है। ये आपका शरीर है, उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, और उसको करेक्ट करना ही आयुर्वेद का मेन मिशन है। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, क्योंकि हम आयुर्वेद से रिलेटेड बातें करते हैं और हमने ये कहा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन, मैं बोलते वक्त हमेशा ये गड़बड़ करती हूँ, टेस्टोस्टेरोन जो है ये कम हो जाता है बिफोर टाइम, और हमने ये जोड़ा है मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से। हाँ जी। तो आज से कई 100 साल पहले जब लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी
तब क्या लोगों को ऐसे प्रीमेच्योरली ये प्रॉब्लम होती थी, या ये प्रॉब्लम इतना रैम्पेंट था, या एक आधा दो को होती थी? आयुर्वेद बड़ा सुंदर शास्त्र है, तो उसका बेसिक मिशन क्या है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो जब स्वस्थ है ना, तो उसका मैं स्वास्थ्य प्रिजर्व करके रखूंगी, और अगर बीमारी हुई तो मैं उसको ठीक करूंगी। तो आयुर्वेद में 2 फील्ड्स ऑफ मेडिसिन ऐसे हैं जो कि आपको प्रिवेंटेटिव मेडिसिन बताते हैं। एक है रसायन और दूसरा है वाजीकरण, एंड वाजीकरण स्पेसिफिकली मेल ओरिएंटेड है। रसायन इज जरा व्याधि नाशनम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जरा, तो रसायन इज एंटी एजिंग, एंड वाजीकरण इज समथिंग विच प्रमोट्स विरिलिटी या सेक्सुअल डिजायर्स और स्पर्म पैरामीटर्स को ठीक रखने के लिए बड़े सारे हर्ब्स और लाइफस्टाइल बताए गए हैं, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जिसके वजह से आपका सेक्सुअल फंक्शंस बराबर रहते हैं, वो मेंटेन रहता है। तो मतलब पहले जो ये हर्ब्स और इस तरह से जो ध्यान दिया जाता था वो अब भी किया जा सकता है, एंड योर हेल्थ कैन बी मेंटेन। बिल्कुल। तो मतलब अच्छा, अगर हम दोनों में फ़र्क की बात करें तो मेल हार्मोन्स अगर हम और फीमेल हार्मोन्स, जैसे फीमेल्स अगर मेनोपॉज से पहुंच गई उसके पास उनको बच्चे नहीं होते, डू मेन रीच अ पॉइंट वेरी अर्ली वेयर दे ऑल्सो कांट हैव चिल्ड्रन? क्या इस बात का भी डर होता है लोगों को? हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन जुड़ा हुआ है मेल स्पर्म पैरामीटर से, विरिलिटी से, सेक्सुअल फंक्शन से इम्पॉर्टेंटली, और जितना कम रहेगा उतना स्पर्म काउंट कम होता जाएगा, जो कि फर्टिलिटी इफेक्ट करता है। और ये देखा गया है लार्जली कि मेनोपॉज जब फीमेल्स में होता है तो उनका प्रजनन क्षमता या द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस खत्म हो जाती है, पर फॉर मेन इट रिमेन्स टिल 70। सिर्फ स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, बट दे कैन स्टिल क्रिएट प्रोजेनी। इन लेमैन्स टर्म्स, मतलब आम भाषा में एंड्रोपॉज कहते हुए अगर हम कहते हैं कि ये 30 से 50 के बीच में, 60 के बीच में होता है, और 30 में ये शुरुआत हो जाती है, और 30 की शुरुआत 1% हर साल, 1% हर साल ये कम होता है, तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो अर्ली स्टेजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन में है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा और कैसे उसका रोकथाम करें? तो अगर आपका एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, आपका मसल मास कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी है, मूड स्विंग है, अलर्टनेस कम हो रही है, आपका प्री डायबिटिक रेंज में आप पहुंच रहे हो, शरीर में इन्फ्लेमेशन रहता है, इसके अलावा अगर आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर टेस्टोस्टेरोन चेक करवाइए। और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल मतलब 12 नैनोमोल पर लीटर होता है, और एक फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है जो 50 से 200 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। वो आपके डॉक्टर आपसे करवा लेंगे टेस्ट और देख के बता देंगे वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट। और ये जो 1% डिक्लाइन है ना, ये नेचुरल डिक्लाइन है, पर अचानक से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखना अननेचुरल है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर 30 के बाद सडन डिप हो जाता है इन सब चीज़ों में, सडन चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन में गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये वो एज है जहाँ सब यंग हैं, सबकी लाइफस्टाइल इरेटिक है, पार्टियाँ भी चल रही हैं और काम भी बहुत हो रहा है, तो लाइफस्टाइल को कैसे लाइन पे लेकर आएं ताकि ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स ना आए और आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें? अब लाइफस्टाइल तो मैंने सारे कारण गिना दिए, आप वो कारण हटा दीजिए कि आपका लाइफस्टाइल इरेटिक है, आपका खाना पीना इरेटिक है, और आपका स्लीप इरेटिक है। एक मुद्दा समझने के लिए ये है कि जब मैं एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स बोलती हूँ, उसमें एक टेस्टोस्टेरोन है, एक DHEA है, और लार्जली मेलाटोनिन भी माना जाता है। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है, हाँ। जो कि आपका स्लीप रेगुलेट करता है। लो टेस्टोस्टेरोन का एक साइन ऐसा है कि आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड हो जाता है या स्लीप इश्यूज होते हैं, मतलब नींद नहीं आती, नींद ठीक से नहीं आती, आपको स्लीप डेप्रिवेशन रहता है, आप 4-5 घंटे सो रहे हैं, काम है इसकी वजह से या एंग्जाइटी है इसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है, बट मेलाटोनिन आपका खराब हो रहा है। आपको एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अ नॉर्मल मेल जिसका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ठीक ठाक है, ही विल वेक अप विद एन अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन। अगर ये रेगुलरली आप नहीं देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है।
तो इसमें स्लीप साइकिल भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूर। मैं जब आयुर्वेद की लाइफस्टाइल है कि आप सुबह सही टाइम पे उठें, रात को सही टाइम पे सोएं, अपने आप सारे हार्मोन, शरीर के हर अंग को पता है कि उसको कैसे करेक्ट रखना है, एक रिदम मेंटेन तो करनी है। मतलब वो क्या, जैसे मैंने सुना है कि जो आवर्स पे डिपेंड करता है कि सूरज के इस मतलब दिन के इस प्रहर पे ये हार्मोन रिलीज होता है, क्या इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू। अच्छा। तो सन ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, डार्कनेस, इट्स अ हार्मोन ऑफ डार्कनेस, तब प्रोड्यूस होता है। तो शरीर को 10 बजे तक अगर आप नहीं सो रहे हैं तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और आपकी नींद डिस्टर्ब्ड ही रहेगी। तो मतलब ये आफत हम खुद पे बुला रहे हैं। अगर हम आयुर्वेदिक एक लाइफस्टाइल अपनाएं, जिसको हम कहते हैं गोइंग विथ नेचर, गोइंग विद द फ्लो ऑफ हाउ इट शुड बी, तो आपकी सारी हेल्थ मोर और लेस बैलेंस में रहेगी। बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं विथ मॉडर्न डे लिविंग, जिस तरह से हमारे काम हैं, पूरी दुनिया समाई हुई है, अब वहाँ दिन है यहाँ रात है, लेकिन काम हो रहे हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद कैसे हेल्प करेगा? क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, क्या लाइफस्टाइल हो सकती है ओवरऑल? 3-4 चीज़ें सिंपल है। पहले आपको ठीक होना है तो आप अपने सारे कॉजेज, हेतु तुरंत बंद कर दें। दूसरी चीज़, हेतु सेवन जैसे बंद होगा, जो कारण है वो जैसे चले जाएंगे, वैसे ही शरीर अपने शरीर में से जितने टॉक्सिन्स जमा किए हैं वो सब छोड़ने लगेगा, बाहर निकालने लगेगा। तो डिटॉक्स ऑफ द बॉडी। तीसरा है रसायन और वाजीकरण हर्ब्स का सेवन। अब रसायन एंटी एजिंग है और वाजीकरण, वाजी मतलब हॉर्स और करण मतलब हॉर्स जैसा बन जाना। सो हॉर्स को जोड़ते हैं हम सेक्सुअल प्रोवेस से, विरिलिटी से। तो आपको ऐसे कुछ हर्ब्स का सेवन शुरू कर देना चाहिए जिससे कि आप विराइल रहे, आपका सेक्सुअल फंक्शन अच्छा रहे और टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहे। अब ये हर्ब्स क्या है? सबसे पहला है अश्वगंधा। वाजी यानी अश्व या घोड़ा, और अश्वगंधा मतलब वो रूट जिसको घोड़े जैसी गंध आती है। और ये बड़ी बढ़िया हर्ब है, एडेप्टोजेनिक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव करती है, मसल मास इम्प्रूव करती है, कॉग्निटिव फंक्शंस ठीक करती है, आपकी नींद अच्छी करती है और ओवरऑल आपको हेल्दी रखती है। तो इसको आप 30, 35, 40 के आसपास लेना शुरू करें एज ए एडेप्टोजन या वाजीकर। सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो एक छोटा चम्मच, अराउंड 2.5 ग्राम दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ लेना शुरू कर दें। कितने वक्त के लिए? ये सब 1 से 3 महीना, उसके बाद आप गैप दीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए। बट 3 महीना लगता है एक टिश्यू को नरिश होने में। दूसरी चीज़ है शिलाजीत। शिलाजीत बड़ा फेमस है, पर वो सिर्फ अकेला एफ्रोडिजियाक या सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूव नहीं करता है। ये ओवरऑल रसायन है, एंटी एजिंग है, ये डायबिटीज़ में काम आता है, यूरिनरी डिस्फंक्शन में काम आता है, ये टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करता है। बेसिकली शिलाजीत स्टोन एक्सुडेट है, मतलब पहाड़ों से निकला हुआ एक रेजिन है जिसमें बहुत सारे ऑलमोस्ट 85 फाइटो मिनरल्स हैं। उसके अलावा फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड है जो कि इतने सारे काम करते हैं। तो टोटली नरिश करता है आपको और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो मतलब ये 2 मेन हर्ब्स हैं, लेकिन ये क्या डॉक्टर से पूछ के लिया जाए या खुद से ले लें? अगर आपको सिर्फ हेल्दी रहना है तो आप अश्वगंधा कभी भी शुरू कर सकते हैं। शिलाजीत का कितनी मात्रा लेनी चाहिए उसके लिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो आप मिले और उसके हिसाब से लें। अपने मर्जी से ये सारी चीज़ें ना शुरू करें। और एक और बात, क्या ये दोनों हर्ब्स एक साथ ली जा सकती हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह अश्वगंधा और शिलाजीत एक टाइम और शाम को अश्वगंधा शिलाजीत एक टाइम इन द रिकमेंडेड डोसेज। और आप Only. हाँ, किसी ना किसी से ज़रूर सलाह लें, अपने मर्जी से शिलाजीत ना शुरू करें। एक बहुत अहम सवाल, ये जो शिलाजीत है ये बेचा भी जाता है, इसका प्रचार भी होता है, लेकिन लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है, यहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्या शिलाजीत इतनी आसानी से मिलता है? नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता है। पहाड़ों का है, अमृत मंथन में निकला हुआ शिलाजीत है, तो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। पर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी का शिलाजीत ले लें तो वो अच्छा होगा। जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जो जिसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ऐसी जगह से शिलाजीत ना लें। तो उनके हेल्थ के लिए अगर लगातार हम खाने का जो सेवन करते हैं
वो कौन सा खाना रेगुलरली इंटेक करें जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहे? ऐसा कुछ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, जिसमें बड़े सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो। सबसे पहला अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी घी है, घी हमेशा खाएं अनलेस आपको डॉक्टर ने मना किया हो तो। दूसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तीसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। चौथे हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स गिव यू एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब कौन से वाले अच्छे हैं? आप अनार खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं। इसके अलावा आम को एफ्रोडीजियाक और टेस्टोस्टेरोन एनहांसर बोला गया है, उसका सेवन करें। चीकू अच्छा है, बनाना अच्छा है, पाइनएप्पल भी कुछ हद तक अच्छा है। एक है हमारा संतरा, जो कि लोग कहते हैं विटामिन सी से भरपूर है, वो छोड़ के थोड़ा सा गुरु और अभिषंदी है, और ये अच्छा होता है अगर आपको शुक्र धातु या टिश्यू नरिशमेंट चाहिए होती है ऑफ स्पर्म एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। ड्राई फ्रूट्स कौन सा लेते हैं? ड्राई फ्रूट्स कहते हैं अच्छा होता है? सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, जिसमें थोड़ा ऑयल कंपोनेंट हो, वो नरिशिंग होता है, इसलिए वो सारे अच्छे हैं। स्पेशली खजूर, खजूर कौन सा वाला? ये सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, वो सूखे वाले छुआरे या फिर वो गीले वाले खजूर? गीले वाले नहीं, सूखे वाले छुआरे। उसको आप घी में भून के खा सकते हैं, उसको आप दूध में उबाल के खा सकते हैं, ऐसे ही खा के पानी पी सकते हैं। 2-3 चीज़ें और, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है और मस्कुलर मास कम है तो कोशिश करें कि उड़द दाल खाएं। उसके साथ खसखस, खसखस इज सुपर एफ्रोडीजियाक, उसकी चटनी बना के खा सकते हैं। सो ये 2 चीज़ मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ। एक्सरसाइजेस कौन सी रेगुलरली करनी चाहिए? एनीथिंग जिससे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो और आप थोड़ा वजन उठाएं। सिंपल स्ट्रेचिंग से शुरू करें, योग से शुरू करें, और जितना आप अपने बॉडी को पुश कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य है उतनी एक्सरसाइज करते रहें। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, और उसका एक पार्ट है नस्य या नाक में तेल या घी 1-1 बूंद सुबह शाम डालें, जिससे कि शरीर में, सर में पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपकी मास्टर ग्लैंड है, जो सारे हॉर्मोन्स को पुश देती है, उसको आप सुधार सकते हैं नस्य के द्वारा। मैं कह रही हूँ कि ये जराजन्य व्याधि है और वायुवर्धन की वजह से है, तो अभ्यंग या ऑयल मसाज हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। इसके अलावा चूँकि मूड स्विंग्स हैं, थोड़ा गुस्सा है, एंग्जाइटी है, तो शिरोधारा, जहाँ पे माथे पे तेल या दूध की धारा छोड़ी जाती है, वो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर ज़रूर करवाएं। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कम टू रियलाइज कि जितनी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से शुरू होती है, और हम किस तरह से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं पूरे पेस में ना, उसको हमें रोक करके लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए। और ये एंड्रोपॉज, अगेन लेमैन्स टर्म, हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादातर मेनोपॉज सुनते हैं, औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं कि वीमेन गो थ्रू दिस एंड विच वी डू, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साथ ही साथ वी हैव मेन हु आर गोइंग थ्रू देयर इमोशनल इश्यूज़, उनकी अपनी हेल्थ इश्यूज़ खड़ी हो रही हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। सो वी हियर यू, और ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। जहाँ पीस ऑफ माइंड मिल जाता है वहाँ आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। और हम ये कहते हैं कि जब आदमियों में ये प्रॉब्लम होती है तो ये डिस्कस वो नहीं करते आपस में भी, आधे इन डिनायल, लेकिन जिस चीज़ की जानकारी ही ना हो तो वो डिनायल वाली बात आती नहीं है। एंड आई थिंक इवन विमेन डोंट नो व्हाट द मेन गो थ्रू। तो इस बारे में जानना, बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड आपस में ये सॉल्व हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर द मैन एंड द वुमन इन द हाउस आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, आप देखिए इलाज मोर और लेस वही हैं सारे, एंड मिलकर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ लेट्स ब्रेक अ फ्यू मिथ्स। इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको समझना और तोड़ना ज़रूरी है। मिथ नंबर 1 कि एंड्रोपॉज और मेनोपॉज एक ही चीज़ है। शब्द आपने पॉज वाले यूज़ कर लिए हैं, पर दोनों काफ़ी अलग है। मेनोपॉज यानी औरतों में रिप्रोडक्टिव क्षमता खत्म हो चुकी है, प्रोजनी नहीं हो सकती, जबकि बच्चा नहीं हो सकता। हाँ, बच्चे नहीं हो सकते। बट एंड्रोपॉज वैसा नहीं है। एंड्रोपॉज में हार्मोन्स नीचे हुए हैं, पर चांसेस कि उसमें से बच्चे पैदा हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहती है। तो ये पूरी तरह प्रजनन क्षमता आदमियों की खत्म नहीं होती है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों की ट्रीटमेंट भी सेम नहीं है। वैसे मिथ 2 लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नॉर्मल हैं जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है।
जैसा कि कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होता है, पर लो लेवल इज नॉट नॉर्मल। एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड है 12 नैनोमोल पर लीटर। अगर आपका उससे बहुत कम हो रहा है, 7, 8, 9 पे है, और ये 50-40 की उम्र में है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। और हर उम्र दराज पुरुष में ज़रूरी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना कम हो जाए। ओके, मिथ नंबर 3 कि अगर मुझ में कोई सिम्टम्स नहीं है एज अ मैन, जो हमने बताए, तो मतलब मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखते हैं और टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स नहीं है तो सब कुछ ठीक है। तो मतलब इंसान को चेकअप करा लेना चाहिए। किस वक्त पे पहला टेस्ट करा लेना चाहिए? आपका मोटे मोटे तौर पे आप अपना पूरा ब्लड काउंट, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, और वो आगे जाके टेस्टोस्टेरोन से जुड़ ही जाता है। ओके, तो वो आगे की बात है, बट आगे एटलीस्ट की बात। आपने टेस्ट आप अपने कराएं तो ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपको मालूम पड़ जाएंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस ही किया है कि लो टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो विल अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ एंड अदर पैरामीटर्स। इसी के साथ आज का हमारा ये डिस्कशन एंड्रोपॉज यहीं पर ख़त्म होता है। ये हमारी सीरीज़ पे था जहां हमने डिस्कस किया पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड एंड्रोपॉज। एंड्रोपॉज जो कि एक लेमैन्स टर्म है। इस एपिसोड को फिर से समझने के लिए आप दोबारा देख सकते हैं, बट वी कम टू अ कंक्लूजन हियर। आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपको कुछ सवाल हो, कुछ प्रश्न पूछने हो, आप हमें लिख सकते हैं। वी वुड लाइक इट।